नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। इस वीडियो में हमने सिर्फ नदियों को कवर किया है, हम झीलों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से हम इन टॉपिक को कवर कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप की कौन सी नदियाँ हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इस प्रकार यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया मतलब सभी महाद्वीप की प्रमुख नदियों को देखेंगे और उसके बाद अन्य जो जो परीक्षा उपयोगी अतिरिक्त फैक्ट हैं वो भी हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप की नदियों के। तो एशिया महाद्वीप में हम देखिए इतनी नदियों को कवर करेंगे, जैसे यांगटीसी हो गई, मेकांग, साल्विन, हवांगहो, माही, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों को तो हमने इंडिया जीके में कवर किया हुआ है, लेकिन ये देखेंगे थोड़े थोड़े फैक्ट इनके बारे में। अमूर और उसके बाद रूस और अन्य एशियाई नदियों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की यांगटीसी नदी के बारे में। अगर यांगटीसी नदी की बात करें तो इसका उद्गम है वो तिब्बत के पठार से होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। तो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है, ये तिब्बत के पठार से होता है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसके मुहाने की बात यानी ये कहाँ जाकर मिलती है अंत में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये चीन सागर में जाकर अंत में मिलती है। और अन्य विशेषताओं की बात करें तो चीन में इसे चांगजियांग कहा जाता है, जिसका अर्थ है लंबी नदी। तो चीन में जांगजियांग कहा जाता है और इसकी लंबी है 6300 किलोमीटर। तो आपको इसमें सिर्फ ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना है कि यांगटीसी नदी है उसको उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और चीन सागर में गिरती है और साथ ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इतनी जरूर बातें आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मेकांग नदी की। अगर हम मेकांग नदी की बात करें तो मेकांग नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, तो तिब्बत के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। और इसके अपवाद क्षेत्र की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप के चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम इन देशों से होकर बहती है और अंत में जाकर ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो लंबाई है 4350 किलोमीटर। तो मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गम होता है और आप चाहें तो इन देशों को सरसरी नज़र से देख सकते हैं। ये चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम इन देशों से होकर ये बहती है और दक्षिण चीन सागर में गिरती है। उसके बाद हम बात करें साल्वी नदी की। तो साल्वी नदी भी उद्गम है उसका कहाँ से होता है, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और ये चीन, थाईलैंड और म्यांमार देशों से बहती हुई और अंत में जाकर अंडमान सागर में गिरती है। उसके बाद अगली नदी है हवांगहो या फिर जिसे पीली नदी बोला जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है, हवांगहो या पीली नदी। ये चीन की नदियों के नाम है तो ऐसे ही नाम है, हवांगहो नदी इसे बोला जाता है। और इसके उद्गम की बात करें तो ये कुनलुन पर्वत श्रृंखला यानी ये तिब्बत का पठार है और जस्ट इसके ऊपर की साइड ये कुनलुन कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से ये निकलती है। और इसकी मुहाने की बात करें तो ये पीला सागर में गिरती है जाकर, पीला सागर या फिर चिहिल की खाड़ी बोला जाता है इसे, बोहाई की खाड़ी नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे, चिहिल की खाड़ी, ये चिहिल की खाड़ी है यहाँ पे। तो वांगो नदी का उद्गम कहाँ से, कुनलुन पर्वत श्रृंखला से होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद ये पीला सागर या चिहिल की खाड़ी में जाकर गिरती है। विशेषताओं की बात करें तो पीली नदी भी इसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वहाँ की मिट्टी पीली है, इसके कारण इसकी मिट्टी इसमें मिल जाती है तो इसका पानी है वो पीले रंग का हो जाता है। और अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, वांगहो नदी या फिर पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक बाढ़ लाती है और ये अत्यधिक विश्व की सबसे सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये अपना मार्ग चेंज कर लेती है। और प्राचीन सभ्यता का जन्म स्थान यानी जो चीनी सभ्यता है वो वांगो नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो इस कारण इसको प्राचीन सभ्यता का जन्म स्थान या चीनी सभ्यता का जन्म स्थान है वो बोला जाता है वांगो नदी। तो ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखेंगे जो मैंने हाईलाइट किए हैं कि इसका उद्गम कुनलुन पर्वत श्रृंखला से, पीली नदी और चीन का शोक इसको बोला जाता है। उसके बाद माही नदी। तो माही नदी हम राजस्थान जीके में भी काफी पढ़ते हैं और इंडिया जीके में भी हम कवर करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े फैक्ट लिए हैं तो आप जरूर से देख लीजिए कि माही नदी है उद्गम कहाँ से होता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी एमपी से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। और अन्य फैक्ट की बात करें तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे मैंने 2 नदियाँ और ली थी जो मकर रेखा और विषुवत रेखा को काट रही थी, तो इसलिए मैंने माही नदी को भी शामिल कर लिया इसमें क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। तो इस प्रकार से मैंने तीनों नदियों को एक साथ इसमें शामिल किया है। अब हम बात करें सिंधु नदी की।
अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो इसका उद्गम है वो तिब्बत के पास से मानसरोवर झील से होता है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसके अपवाद क्षेत्र की बात करें तो ये चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र से होकर भारत में लद्दाख से होकर पाकिस्तान में जाती है और अंत में जाकर ये कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करें तो झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी, व्यास और सतलुज, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो भारत का लेह शहर है ये क्या है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के ये दाएं तट के ऊपर स्थित है लेह शहर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो आप ब्रह्मपुत्र नदी में ध्यान रखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और चीन, भारत और बांग्लादेश में इसका अपवा क्षेत्र है और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो आप ये नाम है जो उपनाम है ब्रह्मपुत्र नदी के, ये आप जरूर ध्यान रखें कि यारलंग तांग्सपांगपो ये नाम कहाँ पे है, तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है और ब्रह्मपुत्र इसको असम में बोला जाता है और साथ ही बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको क्या बोला जाता है, इसको जमुना बोला जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद अगली नदी है अमूर नदी, अमूर या फिर आमूर नदी इसको बोला जाता है। ये क्या है कि ये रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि कौन सी नदी है जो रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो वो है आमूर नदी। और चीन में इसे इलोंग जियोंग बोला जाता है जिसका अर्थ है ब्लैक ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन। तो यानी अमूर नदी को चीन में क्या कहा जाता है, ब्लैक ड्रैगन, जिसका चीनी नाम क्या है, इलोंग जियोंग इसका नाम है एमूर नदी का या फिर आमूर नदी का। अब हम रूस की अन्य नदियों की बात करें तो ये सभी नदियाँ ये रूस की हैं और रूस का वो भाग हमने इसमें कवर किया है जो एशिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें ओब नदी हो गई, येनिसी नदी हो गई और लीना नदी हो गई। तो ये रूस की प्रमुख नदियाँ हैं जो एशिया वाले पार्ट के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा अन्य एशियाई नदियों की बात करें तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अन्य एशियाई नदियों में कर्णाली नदी हो गई, ये क्या है, ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। और माहीवेली गंगा हो गई, ये क्या है, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है माहीवेली गंगा। फिर है हेलमंद नदी, ये क्या है, ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। फिर है इरावती नदी, ये क्या है, ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो ये भारत के पड़ोसी देशों की जहाँ पे कुछ नदियाँ जो फेमस हैं वो मैंने कवर की है, जैसे कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी है और महावेली गंगा ये श्रीलंका की है, हेलमंद नदी ये कहाँ की है, अफगानिस्तान की है और अंत में इरावती नदी ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अब हम इसके बाद बात करेंगे यूरोप की प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हैं जो फेमस हैं। तो यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी के बारे में आप कौन कौन से फैक्ट ध्यान रखेंगे कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये आप ध्यान रखेंगे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है, वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम है वो वल्दाई पहाड़ियाँ जो रूस में स्थित है वहाँ से ये निकलती है और वहाँ से निकल कर ये विश्व की सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर उसमें आकर गिरती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3531 किलोमीटर। इसके बाद बात करें डेन्यूब नदी की। तो डेन्यूब नदी क्या है, ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी है डेन्यूब नदी और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना क्या है, काला सागर जो झील है उसमें आकर ये गिरती है। तो आप ध्यान रखेंगे, हम पर्वतों का एक वीडियो लेकर आएंगे लेकिन इसमें आप ये जरूर ध्यान रखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है, तो ये जर्मनी के अंतर्गत स्थित है और यहाँ से डेन्यूब नदी है इसका उद्गम होता है और ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगली नदी है निपर नदी। तो निपर नदी भी रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और ये काला सागर में जाकर गिरती है और ये बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहती है और साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है। यूक्रेन आजकल चर्चा में है तो इस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे कि निपर नदी है जो यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद हम बात करें राइन नदी की। तो राइन नदी की बात करें तो इसका उद्गम है वो आल्प्स पर्वत से होता है और साथ ही इसका जो मुहाना ये अंत में कहाँ पर जाकर मिलती है, तो उत्तरी सागर में जाकर मिलती है। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे ये यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है वो बनाती है। कौन सी नदी, राइन नदी। तो राइन नदी है वो व्यापार में बहुत काम आती है, तो इसके लिए क्या है कि ये यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है वो बनाती है। ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे और इसे यूरोप की जीवन रेखा भी बोला जाता है, साथ ही इसको कोयला नदी भी बोला जाता है। और जो रोटरडम बंदरगाह है ये काफ़ी फेमस बंदरगाह है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो रोटरडैम बंदरगाह है ये किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ये राइन नदी के ऊपर स्थित है। रोटरडैम जो बंदरगाह है ये राइन नदी के ऊपर स्थित है।
साथ ही राइन नदी है, इसका मैं आपको अपोआ क्षेत्र भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो व्यापार वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो राइन नदी का आप अपोआ क्षेत्र ध्यान रखेंगे। ये जर्मनी हो गया, जर्मनी के अलावा आप ध्यान रखेंगे फ्रांस हो गया। फ्रांस यूरोप की प्रमुख नदी है, तो आप ये देश हैं ये भी आप थोड़े बहुत जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, नीदरलैंड और इसके अलावा स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये देश प्रमुख हैं जहाँ से राइन नदी है वो बहती है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि राइन नदी है ये यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। और इसके अपोआ क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं? तो जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये प्रमुख देश हैं जो राइन नदी के अपोआ क्षेत्र में आते हैं। और जो रोटरडैम बंदरगाह है वो भी राइन नदी के ऊपर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली नदी है पो नदी। तो पो नदी के बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये इटली की काफी फेमस नदी है और इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। तो आपको पूछ ले कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो हमारे देश में गंगा की मान्यता है वही यहाँ पे पो नदी की है इटली के अंतर्गत। और इसका उद्गम है वो कोट्टन आल्प्स यानी उत्तरी इटली में एक पर्वत है कोट्टन आल्प्स, वहां से निकलता है और ये एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है। इसके बाद अगली नदी है डो, या फिर इसको डॉन भी बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डोव या फिर डॉन नदी। ये क्या है? रूस की प्रमुख नदी है और इसका उद्गम है वो पश्चिमी रूस से होता है और ये अजोव सागर है वहां पे जाकर गिरती है। कौन सी? डोन या फिर डोव नदी। इसके बाद हम बात करें टाइबर नदी की। तो टाइबर नदी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इटली की प्रमुख नदी है, साथ ही जो इटली की राजधानी है रोम वो इसके तट के ऊपर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? वो है टाइबर नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। इसी प्रकार से टेम्स नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है। टेम्स नदी तो ये कहाँ पे है? तो ये लंदन इंग्लैंड इसके तट के ऊपर स्थित है और ये इंग्लैंड की प्रमुख नदी है टेम्स नदी। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि इसे टेम्स नदी को लंदन की गंगा भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि लंदन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये टेम्स नदी को कहा जाता है। तो लंदन की गंगा है वो टेम्स नदी को कहा जाता है और जो लंदन है इंग्लैंड का प्रमुख शहर है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अब आगे हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो नील नदी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी नदी है ये विश्व की। नील नदी के बारे में आपको सभी फैक्ट ध्यान में रखने हैं। तो नील नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, यानी लंबाई के आधार पर ये सबसे लंबी नदी है। यानी कितनी लंबी है ये 6650 किलोमीटर लंबी है और ये दो धाराओं से मिलकर बनती है। तो इसमें दो नदियां हैं, दो धाराएं आती हैं, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक तो है यहाँ पे श्वेत नील, ये श्वेत नील है और साथ ही ये कौन सी नील है? ये है ब्लू नील। तो यहाँ पे जो श्वेत नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये दो धाराएं कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो जो श्वेत नील है ये विक्टोरिया झील से निकलती है और साथ ही जो ब्लू धारा है ये ताना झील से निकलती है। तो ये दोनों आकर यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे कौन सा शहर है? तो यहाँ पे खार्तूम शहर है, खार्तूम शहर है यहाँ पे। जो खार्तूम शहर सूडान की राजधानी है, ये खार्तूम में मिलकर ये आगे एक धारा के रूप में हो जाती हैं और ये नदी बन जाती है। आगे कौन सी नदी बन जाती है? ये नील नदी कहलाती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ये दो धाराओं से मिलकर मिलती है, श्वेत नील और ब्लू नील। श्वेत नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और जो ब्लू नील है वो ताना झील से निकलती है। और इन दोनों का संगम स्थल कहाँ पे है? तो ये खार्तूम यानी सूडान की राजधानी में आकर मिलती हैं और वहां से आगे ये नील नदी कहलाती है। और इसका मुहाने की बात करें तो ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और साथ ही इनके अन्य फैक्ट की बात करें तो नील नदी है तो ये मिस्र से होकर निकलती है। तो मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और ये काफी फेमस बांध है आसवान बांध। तो आसवान बांध है वो नील नदी के ऊपर स्थित है। आसवान बांध कहाँ पे? नील नदी पे स्थित है। और इसके बाद हम बात करें नील नदी के अफवाह क्षेत्र की, अफवाह तंत्र की। तो ये क्या है कि ये 11 देशों में विश्व के शामिल है। तो 11 देश वो एक बार मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो एक तो हो गया मिस्र, मिस्र के बाद हम बात करें केन्या, केन्या के बाद हम बात करें युगांडा, युगांडा के अलावा हम बात करें सूडान, सूडान यहाँ पे अलग है। फिर एक दक्षिणी सूडान अलग है, दक्षिणी सूडान अलग है। दो दो सूडान है। फिर उसके बाद हम बात करें तंजानिया,
तंजानिया के बाद बात करें इथोपिया, इथोपिया इथोपिया के बाद हम बात करें रवांडा। आप एक बार इन नामों को देख लीजिए। रवांडा के बाद हम बात करें कांगो, कांगो के बाद में बात करें बुरुंडी, ये अफ्रीका के देश हैं ताकि हमें थोड़े याद रहें। बुरुंडी के बाद बात करें इरिट्रिया, इरिट्रिया तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देश हैं जहाँ से क्या है ये नील नदी है वो बहती है। साथ ही आपको परीक्षा में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों के एनालिसिस किया कि ये 4 देश को हर बार ऑप्शन में रखता है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि 11 देश तो ये हो गए, मिस्र, केन्या, युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान, तंजानिया, इथोपिया, रवांडा, कांगो, बुरुंडी और इरिट्रिया। इसके अलावा ये 4 देश ध्यान रखेंगे कि 4 देश शामिल नहीं है नील नदी के अपर क्षेत्र में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें हर बार ये 4 देश को ऑप्शन में रख रहा था, तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि 4 देश है वो नील नदी के अपर क्षेत्र में नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे कांगो या फिर जायरे नदी की। तो कांगो नदी या जो जिसे जायरे नदी भी बोला जाता है, ये क्या है, ये भूमध्य यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हमने माई नदी को देखा था, वो कर्क रेखा को 2 बार काट रही थी, तो ये जो कांगो या जायरे नदी है ये भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद अगली नदी है लिम्पोपो नदी, तो ये क्या है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इन तीनों नदियों का आप जरूर से ध्यान रखेंगे, यानी कांगो या जायरो नदी ये क्या है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि लिम्पोपो नदी है इसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, और ये हिंद महासागर में जाकर गिरती है। इसके बाद हम बात करें नाइजर नदी की, तो ये अफ्रीका की नदी है। नाइजर नदी क्या है, ये पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है, और साथ ही क्या है, इसे तेल रिवर भी बोला जाता है, ऑयल रिवर भी बोला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि किस नदी को तेल रिवर के नाम से यानी ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है नाइजर नदी। इसके बाद अगली नदी है जाम्बोजी नदी। तो जाम्बोजी नदी है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा के ऊपर स्थित है। साथ ही जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो भी जाम्बोजी नदी के ऊपर स्थित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी के ऊपर स्थित है, तो वो है जाम्बोजी नदी के ऊपर स्थित। इसके बाद है ऑरेंज नदी, ये भी दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑरेंज नदी है वो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो पहली आएगी मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और ये भी 2 नदियों की धाराओं के मिलने से बनती है, यानी ये जुड़वा नदियाँ हैं मिसिसिपी और मिसौरी। 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक तो है मिसिसिपी, ये जो टीटीकाका झील से टीटीकाका झील के पास से निकलती है, और एक है, नहीं ये सॉरी ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये टीटीकाका झील यहाँ पे नहीं है। तो यानी 2 नदियाँ, एक तो मिसिसिपी और मिसौरी, ये 2 नदियों के मिलने से बनती है, और ये सेंट लुइस नामक स्थान पर जाकर दोनों नदियाँ मिलती हैं, और वहाँ से दोनों का संगम मिश्रित नाम हो जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी, और ये आगे जाकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद अगली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो इसमें एक मुख्य फैक्ट है कि जो अमेरिका और कनाडा की सीमा के ऊपर जो 5 जिले हैं, 5 जिलों का समूह है, तो उनको अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। हम जिलों में देखेंगे कि 5 जिले हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, लेकिन आप 5 नाम जरूर ध्यान रखेंगे कि वो कौन कौन से जिले हैं। तो कनाडा और यूएसए की सीमाओं के ऊपर स्थित हैं ये 5 जिले हैं, जिनमें से एक है सुपीरियर झील, और उसके बाद दूसरी है ईरी झील, फिर एक है मिशिगन झील, फिर एक है ओंटारियो झील, और एक है हुरोन झील। तो ये 5 जिले हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा को स्थित हैं, और ये ताजे पानी का अच्छा स्रोत है वहाँ पे। तो इन जिलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है वो कौन सी नदी है, तो वो है सेंट लॉरेंस नदी। उसके बाद अगली नदी है मैकेंजी नदी। तो ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ये आप ध्यान रखेंगे कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद अगला है यूकॉन नदी, नहीं यूकॉन नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हडसन नदी को ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि हम उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे हडसन नदी के बारे में आप फैक्ट ध्यान रखें कि हडसन नदी है वो है अमेरिका की दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका की नदियाँ हैं, और यहाँ पे जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है वो इसी के किनारे स्थित है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अमेरिका का न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगली नदी है रियो ग्रांडी नदी। तो रियो ग्रांडी नदी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि यूएसए और मेक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बनाती है रियो ग्रांडी नदी, और ये अंत में मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है।
तो रियो ग्रांडी नदी के बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे कि यूएसए और मेक्सिको की सीमा वो कौन सी नदी बनाती है, तो रियो ग्रांडी नदी बनाती है। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो नदियां हैं, तो उसमें अमेजन नदी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लेकिन अपवा क्षेत्र की बात करें यानी कितने देशों में अपवा क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र का मतलब है कि मेन नदी है उसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है उसे अपवा क्षेत्र बोलते हैं। तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अपवा क्षेत्र से आधार पर बात करें यानी जल आयतन और चौड़ाई के हिसाब से बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी होगी। यानी मैं आपको समझाऊं कि ये नील नदी है और ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये भी सबसे लंबी नदी है नील नदी। और हम बात करें अमेजन नदी की, मान लीजिए ये अमेजन नदी है और ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो अगर हम इसके अपवा क्षेत्र की बात करें तो ये इतना अपवा क्षेत्र घेर रही है, जबकि नील नदी है उसका अपवा क्षेत्र इतना ही है। तो नील नदी अपवा क्षेत्र के आधार पर नील नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी, तो अमेजन नदी की बात करें तो ये अपवा क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के आधार पर है वो नील नदी है। और अमेजन नदी के उद्गम की बात करें तो ये एंडीज पर्वतमाला पेरू वहां से निकलती है और ये अंत में अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। और इसके अपवा क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया और पेरू हो गया। ये अमेजन नदी के अपवा क्षेत्र वाले प्रमुख देश हैं जहाँ से ये बहती है। इसके बाद हम बात करें पराना नदी की, तो ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है पराना नदी। और ये ब्राजील में ब्राजीलियन उच्च भूमि है वहां से इसका उद्गम होता है। अब हम बात करेंगे आगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी कौन सी है, तो मरे डार्लिंग नदी है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, मरे डार्लिंग नदी। और ये इसका उद्गम है वो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स वहां से होता है। और यहाँ से ये दो नदी है मरी और डार्लिंग। डार्लिंग नदी मिलकर दोनों नदियां मरी डार्लिंग कहलाती है। यानी एक धारा आ रही है मरी और उसके अंदर भी दूसरी नदी मिलेगी डार्लिंग, तो ये दोनों आगे मिलकर क्या कहलाती है, मरी डार्लिंग कहलाती है। और अंत में जाकर ये हिंद महासागर में गिरती हैं और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है। अब हम बात करें अन्य और क्या क्या फैक्ट हैं, तो वो भी मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। यानी जल आयतन में सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, अमेजन नदी है। और इटली की गंगा कौन नदी को बोलते हैं, कोयला नदी हमने देखा था, ये इसराइल नदी को बोलते हैं। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है, वो यूरोप की सबसे नदी है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मरी डार्लिंग है, वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद बात करें कि तेल नदी कौन सी है, तो नाइजर नदी को तेल नदी बोलते हैं। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। और मकर रेखा को काटने वाली तो लिम्पोपो नदी है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो एवं जायरी नदी है। और कर्क रेखा को हमारे भारत में जोमाई नदी है वो काटती है। तो इन तीनों को आप जरूर से ध्यान रखें कि मकर रेखा को लिम्पोपो और विषुवत यानी भूमध्य रेखा है उसको कांगो या जायरी काटती है और कर्क रेखा को माई नदी काटती है। उसके बाद हम बात करें, हमने देखा था कि नील नदी का अपवा क्षेत्र है वो 11 देशों में है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि चार्ट हर बार ऑप्शन में मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो चार्ट देश है वो नील नदी के अपवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। और उसके बाद हमने एशिया में देखा था कि चीन का शोक यानी विश्वासगति नदी भी उसको बोला जाता है, तो वो कौन सी है, हवांग हो, जिसे क्या चीन का शोक भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने विश्व की प्रमुख नदियों का वाला जो पार्ट है वो कवर कर लिए। मैंने झीलों को इसमें शामिल नहीं किया है, तो झीलों का एक वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। और उसके बाद हम पर्वत एवं पठार का वीडियो है वो भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। और इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारे चैनल के बायो में, आप वहाँ से चैनल का विजिट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो भी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और किस सब्जेक्ट पर क्लास चाहिए आपको वो भी हमें बता सकते हैं। तो हम अब इसी प्रकार से आपको माइंड मैप के आधार पर है वो क्लास उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको ये हमारी जो पहल अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद सभी दोस्तों का।